हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुस ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हालचाल बच्चा पार्टी। उम्मीद करूंगा आप लोग अपने घर पे सेफ होंगे, आपके पेरेंट्स भी सेफ होंगे। तो चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस अमेजिंग सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। और जैसे कि आपको पता है बच्चा पार्टी, इस अमेजिंग फिजिक्स की सीरीज के अंदर कुछ अमेजिंग फैक्ट सीखने के लिए मिलेंगे। और आज की हमारी जो वीडियो है वो कुछ ऐसी ही मजेदार वीडियो है, क्योंकि हम फ्रिक्शन चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की वीडियो के अंदर जो भी मैं पॉइंट्स आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, सबसे पहली चीज वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स होंगे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको आगे आने वाली क्लासेस के अंदर, इनफैक्ट किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर आपको हेल्प करने वाले हैं। यार वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये वही है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रख लोगे बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूं आप बहुत अच्छी तरह से सब्जेक्ट को सीख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ बिल्डिंग। अगर हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसका छोटा सा यूनिट क्या होता है? एक छोटी सी ईंट होती है। अगर वो ईंटों के आप सही ढंग से रख दोगे ना तो बहुत मजबूत बिल्डिंग बनती है, और वो भी स्पेशली इंटरलॉकिंग पोजीशन के अंदर। अगर ये छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी तो आप काफी अच्छी बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली अगर ये बातें आपको पता होंगी तो आप फ्रिक्शन के अंदर किसी भी लेवल तक जा सकते हो। तो आज की हमारी पूरी बिल्डिंग और पूरी वीडियो जो है वो उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड रहेगी। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, इट इज ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश। इनफैक्ट आई विल से इट इज ईजियर टू पुल एनीथिंग देन टू पुश। अच्छा, एक चीज, अगर मैं लॉन रोलर की बात कर रहा हूं, व्हाट इज लॉन रोलर? मतलब घास काटने वाली मशीन। ठीक है, नो डाउट अगर आपने अच्छी घास काटनी है तो आपको उसको पुश करना चाहिए, उसको पुल नहीं करना चाहिए। पर मैं यहां पे उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं यहां पे देखूं किसी भी चीज को ऐसे पुश करना इजी रहेगा या फिर पुल करना इजी रहेगा, वो भी मैं किसके ऊपर बात करना चाहता हूं? ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, और इनफैक्ट इस एक स्टेटमेंट के ऊपर आईआईटी के अंदर 2008 के अंदर, आईआईटी एडवांस जिसको कहते हैं आज की डेट के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर आया हुआ है। अब बिलीव मी यार, और मैं आपको कौन सी क्लास में सिखाने वाला हूं? 8-9 क्लास में। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे तो आप हमेशा जो है वो सक्सेस के रास्ते पे चलते रहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर के मैथमेटिकली, यार हर चीज को ना प्रूव करने के लिए मैथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, व्हाट इज मैथ्स? मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अगर कुछ नहीं आता है, चीजों को, वैल्यूज को अज्यूम करो और अपने आप तुम्हारे पास आंसर आने शुरू हो जाएंगे। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक ब्लॉक है, वी हैव अ ब्लॉक, और चलिए मैं इसका मास कुछ कह देता हूं। लेट्स सपोज इट्स मास इज 2 kg। चलिए इसका मास कितना है? 2 kg है। ठीक है, ये एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है जहां पे स्टैटिक म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.4। ठीक है, और म्यू के की वैल्यू है 0.3। आप देखोगे मैं हमेशा कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज लेकर के चलता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है चीजों को प्रूव करना है तो कुछ हल्की वैल्यूज, इजी वैल्यूज लेकर के आप प्रूव कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने फोर्स लगाई, देखिए आप देख सकते हो दिस इज अ पुश फोर्स। चलिए मैंने 10√2 न्यूटन की फोर्स लगाई। ठीक है, एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, let's assume this is making an angle of 45 degree with the horizontal. So we are pushing a block. Let's see whether we will be able to push it or not. ये हमारा टास्क है। तो सबसे पहले बच्चों सिंपल सी चीज है, हमारा काम होता है फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको पता है एक बेसिक थ्योरी, हमारे फैंटास्टिक 5 कौन कौन से? W, T, N that is contact force, friction and that is spring force. ठीक है, क्या वेट लगेगा? ऑफ कोर्स 2 kg का मास है यहाँ पे, तो वेट किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो यहाँ पे वेट कितना आएगा? 2 × 10, सो इट इज गोइंग टू बी 20 न्यूटन। चलिए वेट का काम खत्म। कहीं पे कोई स्ट्रिंग है? नो सर, तो कोई टेंशन नहीं आएगी। कॉन्टैक्ट, ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब ये जो ग्राउंड है, देखिए मैं इसको शेड कर देता हूँ। देखिए ये ग्राउंड क्या करेगा? इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश करेगा। आई एम कॉलिंग दिस फोर्स एज द कॉन्टैक्ट फोर्स एंड आई एम कॉलिंग इट एज N डैश। ठीक है, चलिए
फ्रिक्शन फोर्स आएगी पर उसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? ड्राइविंग फोर्स जिस तरफ लग रही होगी फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगी। कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं, कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं है। चलिए अब यार आप देख सकते हो यहां पे 10√2 न्यूटन फोर्स लग रही है और वो भी किसी एंगल पे। तो बच्चों एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अगर कभी भी फोर्स जो है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे लग रही हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप उस फोर्स को रिजॉल्व करोगे। एक कंपोनेंट उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। इनफैक्ट जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ट्राई टू रिजॉल्व एज मच एज फोर्सेस पॉसिबल कि उनको सबको या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी फोर्स एंगल वेंगल पे नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी कभी भी लाइफ के अंदर कोई फोर्स एंगल पे मिले आप उसको रिजॉल्व करके हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है 10√2 की, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको कंपोनेंट रिजॉल्विंग नहीं आती है तो आप पुरानी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं वेक्टर्स की, वहां पे हमने सिखाई हुई है। तो अगर आप 10√2 को रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 10√2 cos 45, ठीक है। जिस तरफ 45 डिग्री है उस तरफ क्या हो जाएगा cos 45 और जिस तरफ वो एंगल नहीं है उस तरफ क्या हो जाएगा sin 45। so it is going to be 10√2 sin 45 डिग्री। Now what is cos 45? अब बच्चों आपको पता है कि cos 45 क्या होता है, that is 1/√2। इनफैक्ट sin 45 भी क्या होता है, that is also 1/√2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 10√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 न्यूटन। अगेन अगर आप यहां पे भी देखोगे तो यहां पे भी कितना आएगा 10 न्यूटन। नाउ व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दिस 2 kg ब्लॉक? आप देख सकते हो दिस इज 2 kg ब्लॉक, नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, ठीक है। इस अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना है 10 न्यूटन। तो चलिए यहां पे ऐसे दिखा देते हैं नीचे की तरफ, राइट। अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी 10 न्यूटन। कॉन्टैक्ट फोर्स किस तरह लग रही है ऊपर की तरफ, आई एम कॉलिंग इट एज n डैश, परफेक्ट। अब एक कंपोनेंट इसी फोर्स का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है, चलिए मैं यहां पे दिखा देता हूं, दैट इज 10 न्यूटन। चलिए नाउ विच वन इज द ड्राइविंग फोर्स? बच्चों ये जो 10 न्यूटन है दिस इज द ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि ये क्या करने वाली है उस चीज को चलाने वाली है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का एकमात्र काम है कि भाई वो रिलेटिव मोशन को अपोज करे। तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी किस तरफ चलने की? इस ब्लॉक की टेंडेंसी ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्शन में चलने की। अगर मैं यहां पे बैठ करके देखूं हमारी स्क्रीन के सामने देखेंगे तो ये किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ आएगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, बिल्कुल। चलिए मैं इसको डिनोट कर देता हूं F से। अभी क्वेश्चन ये आता है क्या ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगी, क्या ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगी? फर्स्ट थिंग, अब वो चीज हम कैसे डिसाइड करते हैं कि फ्रिक्शन काइनेटिक होगी या स्टैटिक होगी? वो हमने देखना पड़ेगा कि क्या जो ड्राइविंग फोर्स है वो लिमिटिंग वैल्यू से कम आ रही है या फिर ज्यादा आ रही है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ये n डैश सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि ये n डैश ही है जो हमें आगे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, नीचे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन। सो व्हाट इज द टोटल फोर्स दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 30 न्यूटन। ऊपर की तरफ लग रहा है n डैश, सो कैन आई से दिस n डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 30 न्यूटन, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 30 न्यूटन। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू और काइनेटिक वैल्यू। सो व्हाट इज गोइंग टू द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? सो द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी म्यू एस इनटू द कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज n डैश। What is the value of mu s? That is 0.4. What is the value of n dash? n dash की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 30. So how much it is going to be? It is going to be 12 न्यूटन। चलिए ये हमारी है लिमिटिंग वैल्यू। अब ड्राइविंग फोर्स कितनी थी? ठीक है, ड्राइविंग फोर्स थी हमारी कितनी? 10 न्यूटन। अब आप देख सकते हो यार कि जो 10 न्यूटन है दैट इज लेस देन
12 न्यूटन मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर बाई चांस आपको ये छोटे छोटे पॉइंट नहीं पता है तो आप इसकी फ्रिक्शन की जो पहली वीडियो है, फ्रिक्शन की पहली वीडियो, वो रेफर कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। सो माय क्वेश्चन इज वेदर दिस ब्लॉक इज गोइंग टू मूव, आंसर इज नो, द ब्लॉक विल नॉट मूव। ठीक है, सिंपल, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो अगर आप देखोगे बच्चों, यहां पे हमारे पास ब्लॉक था, ठीक है, ये हमारा 2 kg का ब्लॉक है, आगे की तरफ यहां पे लग रहा है कितना, 10 न्यूटन, और ये ब्लॉक कहां पे रहेगा, रेस्ट पे। तो यहां पे कौन सी फ्रिक्शन लग रही है, इसका मतलब यहां पे फ्रिक्शन लगेगी स्टैटिक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर, मतलब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 10 न्यूटन। चलिए, सिंपल एक छोटू सा क्वेश्चन सॉल्व किया, पर यहां से तो हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि इज इट इजियर टू पुश और टू पुल। बच्चों वो कहां से क्लियर होगा, अगर हम अब एक पुल का केस कंसीडर करेंगे तो ही तो क्लियर होगा, राइट। तो चलिए, पुश का केस हमने सॉल्व कर लिया, यहां पे ब्लॉक नहीं चल रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन आ चुकी है। ये चीजें हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस इज पुल। अगेन सेम पैरामीटर्स चेंज नहीं करने, तभी तो हम कंपेयर करेंगे। ब्लॉक का मास आई एम कंसीडरिंग इट टू बी 2 kg, म्यू एस की वैल्यू आई एम कंसीडरिंग इट टू बी 0.4 एंड म्यू के की वैल्यू आई एम कंसीडरिंग इट टू बी 0.3। फोर्स लग रही है यहां पे कितनी, दैट इज 10√2 न्यूटन, ठीक है, एंड आई एम अज्यूमिंग दिस एंगल टू बी 45 डिग्री, और यहां पे जो फोर्स है वो 45 डिग्री पे लग रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। पुल कर रहे हो, वो आपने बचपन में, अभी भी आप बड़े नहीं हुए वैसे तो, ठीक है, फिर भी और ज्यादा बचपन में खिलौनों से खेलते थे, तो कभी अगर आप ऐसे स्ट्रिंग बांध करके कभी किसी खिलौने को ऐसे पुल करते होगे, ठीक है, और अगर आपका बड़ा भाई या बड़ी सिस्टर है तो हो सकता है कि वो आप पे स्ट्रिंग बांध करके ऐसे खींचते होंगे, राइट। तो वहां से आप डिड्यूस कर सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय पुलिंग। पुलिंग मीन्स ऐसे खींचना, पुश मीन्स ऐसे धकेलना, राइट। चलिए, अब हमने सॉल्व करना है वेदर इट इज इजियर टू पुश और टू पुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पुल का केस। अगेन द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। सो वेट, यस ऑफ कोर्स इट विल एक्ट इन विच डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी 20 न्यूटन। वेट का काम खत्म। कोई टेंशन दिमाग में बहुत है सर, पर यहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑफ कोर्स, अगेन दिस इज आवर ग्राउंड। ये ग्राउंड इसको किस तरफ पुश करेगा, ऊपर की तरफ। चलिए, मैं इस कॉन्टैक्ट फोर्स को कह देता हूं सम एन डबल डैश, क्योंकि लास्ट वाली में मैंने एन डैश बोल दिया था, ठीक है। अगेन फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन तभी पता चलेगी कि ड्राइविंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है। एंड द लास्ट वन इज स्प्रिंग फोर्स। नहीं, स्प्रिंग फोर्स का यहां पे कोई काम नहीं है, कोई स्प्रिंग नहीं है, ठीक है। अब बच्चों, मैंने बताया था कि जब भी आपको कोई ऐसी फोर्स मिले जो एक सर्टेन एंगल पे हो, तो देखते ही उसको क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो। जिस तरफ भी एंगल कम होता होगा, देखिए अगर आप इस फोर्स को क्लॉकवाइज घुमाओगे, राइट, क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो आप देख सकते हो जो 45 डिग्री है वो कम हो रहा है। और जिस भी तरफ एंगल कम हो ना बच्चों, उस तरफ हमेशा आता है कॉस। याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको मैं। सो इट इज गोइंग टू बी 10√2 cos 45 डिग्री। और जिस तरफ घुमाने से, अगर आप यहां पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो और ये एंगल बढ़ जाए, तो देखिए जैसे आप इस फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो बच्चा पार्टी, तो एंगल यहां पे बढ़ जाएगा। तो यहां पे ये फोर्स क्या बन जाएगी, 10√2 sin 45 डिग्री। नाउ व्हाट इज cos 45, 1/√2, so answer is 10 न्यूटन। What is sin 45? Again 1/√2, so it is also going to be 10 न्यूटन। अब देखते हैं, अब फिर से हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ब्लॉक, फाइन, 2 kg का ब्लॉक। डाउनवर्ड फोर्स इज हाउ मच, दैट इज 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ फोर्स कितनी है, दैट इज एन डबल डैश, कॉन्टैक्ट फोर्स। एक कंपोनेंट अप्लाइड फोर्स का कितना, 10 न्यूटन, और राइट साइड पे एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। नो डाउट यहां पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। डीएफ मींस द ड्राइविंग फोर्स। अब ऊपर की तरफ लग रहा है एन डबल डैश और ऊपर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन,
और नीचे की तरफ जो फोर्स है दैट इज 20 न्यूटन, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो नहीं चल रहा है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं है जमीन खोद करके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो कह सकता हूं यहां पे कि कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू दैट इज एन डैश वो कितनी आ रही है 20 माइनस 10, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 न्यूटन। यस, कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू यहां पे क्या आई 10 न्यूटन। चलिए अब हम देखते हैं कि वेदर दिस ब्लॉक विल मूव और नॉट। तो उसके लिए बच्चों फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट द लिमिटिंग फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस into contact force that is n double dash. What is the value of mu s? That is 0.4. What is n double dash? That is 10 Newton. So the answer is coming out to be 4 Newton. So this is the value of limiting friction. So what is the value of limiting friction? That is 4 Newton. What is driving force here? Driving force की value है बच्चों 10 Newton. तो सोच करके देखो 10 Newton is greater than 4 Newton. मतलब driving force is greater than the limiting value or the maximum value of static friction. तो अगर ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा है, सो वेदर द ब्लॉक विल मूव? यस, द आंसर इज यस, इट विल मूव। तो फ्रिक्शन कौन सी लगेगी? तो फ्रिक्शन यहां पे लगेगी कौन सी? काइनेटिक फ्रिक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? फ्रिक्शन कौन सी लगेगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए अब हमारा टास्क है उस काइनेटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करना। सो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन को? चलिए थोड़ा सा यहां पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन, द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू एन डबल डैश। व्हाट इज म्यू के? दैट इज 0.3. What is n double dash? That is 10. So the answer is coming out to be 3 Newton. ठीक है, आंसर क्या आया? 3 न्यूटन। अब ये हमारा ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक टूवर्ड्स राइट लग रहा है 10 न्यूटन। इसको रोकने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी पीछे की तरफ कितनी? 3 न्यूटन की, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक चलेगा तो फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी काइनेटिक इन नेचर। अब क्योंकि चलने की टेंडेंसी आगे की तरफ है, फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी? पीछे की तरफ। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन? नेट फोर्स यानी कि 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाय मास दैट इज 2। सो यहां पे इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि कितने? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स राइट। अरे सर ये क्या हो गया? वही पैरामीटर्स के साथ, अब देखिए वही पैरामीटर्स के साथ जब मैंने उसको पुश किया तो वो नहीं चला, और उन्हीं पैरामीटर्स के साथ जब मैंने इसको पुल किया उसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द रीजन इज? बच्चों जब भी आप पुश करते हो तो आप देखिए उसकी कांटेक्ट फोर्स आ रही है 30 न्यूटन। जब भी आप पुश करते हो, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स? दैट इज 30 न्यूटन। और जब भी यानी कि कांटेक्ट फोर्स बढ़ गई, और जब भी आप पुल करते हो तो उसकी कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू देखिए क्या आ रही है? कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू आ रही है 10 न्यूटन। तो जब आप पुश करते हो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जब आप पुल करते हो कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू घट जाती है। अब कांटेक्ट फोर्स कंट्रीब्यूट करती है फ्रिक्शन के अंदर, तो जिसके कारण फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ घट जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वाई इट इज सेड दैट इट इज इजियर टू पुल देन टू पुश। और वो किसी भी चीज के लिए, ऐसी नहीं कि सिर्फ घास काटने वाली मशीन के लिए, तुम किसी भी चीज के साथ अप्लाई कर सकते हो कंडीशन, वो ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। Next important point, and I will give 5 star to this point also. Friction force always opposes the resultant force. भैया जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो किसको अपोज करेगी? नेट रिजल्टेंट फोर्स को अपोज करेगी। कैसे? चलिए देखते हैं। छोटी सी एग्जांपल लेकर के, अगेन सब कुछ एग्जांपल से समझ आना चाहिए, सब कुछ एग्जांपल्स ही होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, इन अ फिगर an object of mass 2 kg is kept on a rough table as shown in the figure. Forces are applied as shown in the figure. Find the acceleration of the block. This is our question. ठीक है, अब यार सोच करके देखो, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक लग रही है 20 न्यूटन की और एक लग रही है 15 न्यूटन की, ठीक है। सबसे पहला टास्क है हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, कभी अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक म्यू की वैल्यू दी होती है
अगर वो एक्सेलेशन कैंसिल करा रहा है तो आप इसको अज्यूम कर लीजिए ये क्या दिया हुआ है, ये म्यू के ही दिया हुआ है, दैट इज 0.4, ठीक है। और कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे। तो फर्स्ट टारगेट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मैं यहां पे देखूं, सो व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg, ठीक है। कितनी फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, दैट इज 20 न्यूटन। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए कांटेक्ट फोर्स आएगी, आई एम कॉलिंग इट एज एन डैश। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन डैश, एन डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। अब what will be the value of kinetic friction, that is equal to mu k into n dash. What is mu k? 0.4. What is n dash? That is 20. So it is going to be equal to 8 Newton. That will be the value of kinetic friction. अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब हमने लगानी है कि भैया कि किस डायरेक्शन में ये जो फोर्स है वो लगेगी। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ है, और आपको रिजल्टेंट निकालना आता है, ठीक है। आप देखिए, एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन की, एक फोर्स लग रही है 15 न्यूटन की। तो आप क्या करें, यहां पे एक रेक्टेंगल को कंप्लीट करें, उसके डायगोनल के अलोंग हमेशा क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। आप देख सकते हैं यहां पे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो रूट 20 स्क्वायर इज 400 प्लस ऑफ 15 स्क्वायर इज 225. So it is coming out to be root of 625. So what is the net force that is acting? So net force that is acting is 25 Newton. Friction force will oppose this resultant force. तो अब आप सोच रहे होगे कि 8 न्यूटन किसकी तरफ लगेगा, क्या वो 20 को अपोज करेगा, क्या वो 15 को अपोज करेगा? नहीं, ना तो वो 20 को अपोज करेगा, ना ही वो 15 को अपोज करेगा। वो किसको अपोज करेगा, वो इस रिजल्टेंट फोर्स यानी कि 25 न्यूटन को अपोज करेगा। तो देखिए, इस तरफ हमारी आएगी फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी, 8 न्यूटन, ठीक है। मास कितना है, 2 kg। एक फोर्स है 25 न्यूटन की, ऑपोजिट फोर्स है 8 न्यूटन की, माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय द मास दैट इज 2, एंड दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलेरेशन. So how much it is coming out to be, that is 17 by 2, so it is coming out to be 8.5 meter per second square. So this is going to be the acceleration of the block. So again, friction force will always opposes the net resultant force. तो चलिए बच्चों, अब एक रियल लाइफ का, क्योंकि यार देखो जो हम पढ़ रहे हैं अगर हम उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं ले सकते तो हमारा पढ़ने का फायदा ही क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस फ्रिक्शन फोर्स का और इस चैप्टर में से एक बड़ा ही प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन निकाल करके आपके सामने लेकर के आते हैं, ठीक है। जब हम चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ लगती है, पहली चीज उसकी नेचर यानी कि स्टैटिक होती है या काइनेटिक होती है, और उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, देयर इज अ मैन ऑफ मास 50 kg एंड इज वॉकिंग ऑन अ रफ सरफेस, ठीक है। उसके अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है दैट इज गिवन है 0.3, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है दैट इज गिवन है 0.4. नाउ द मैन इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 meter per second square. Then we have to calculate the direction of friction, magnitude of friction and nature of friction force. देखिए, ये आदमी का मास है 50 kg, ठीक है। अब यार एक चीज मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। जब ये आदमी चल रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का काम है, इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो इसका जो पांव है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा होगा। अगर इसका पांव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पीछे की तरफ जाएगा तो बच्चों इसके ऊपर जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगी, वो आगे की तरफ लगेगी, ऐसे। अगर आपने इस चीज को डिटेल में समझना है तो सबसे पहली वीडियो फ्रिक्शन की, सबसे पहली वीडियो अमेजिंग सीरीज की नहीं, फ्रिक्शन की, वो रेफर कीजिए। पहली चीज कि जाने की जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो उसके मोशन की डायरेक्शन में लगेगी, जाने की फ्रिक्शन हेल्प्स अस इन वॉकिंग। सेकंड, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दिस फ्रिक्शन। अब बच्चों जब आपका ग्राउंड जैसे ही कांटेक्ट में आता है, जैसे ही आपका जो पांव है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, बॉडी के पास मोशन रहता है पर जैसे ही आपका पांव
कांटेक्ट के साथ आता है ग्राउंड के साथ, उसकी जो वेलोसिटी होती है 0। सो जो फ्रिक्शन लगती है दैट इज गोइंग टू बी स्टैटिक इन नेचर। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, नेचर क्या होगी? स्टैटिक। अब हमारा जो टारगेट है, हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट आर गिवन? दैट मास ऑफ द मैन इज 50 kg एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ हाउ मच? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, अगर आप देखोगे यहां पे इसका वेट लग रहा है, ऑफ कोर्स फ्री बॉडी डायग्राम इज द टारगेट, नीचे की तरफ कितना लग रहा है? 15 न्यूटन। कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर की तरफ, यस आई एम कॉलिंग दिस एज एन डैश, सॉरी 50 नहीं 500 न्यूटन, क्योंकि m इंटू जी 50 kg तो मास है ही, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एन डैश? सो द वैल्यू ऑफ दिस एन डैश इज कमिंग आउट टू बी 500 न्यूटन, ठीक है। अब सोच के देखो, एन डैश की वैल्यू आ चुकी है, फ्रिक्शन कौन सी है? स्टैटिक। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है बच्चों? यहां पे लिमिटिंग वैल्यू इज गोइंग टू बी mu s into n dash. What is mu s? That is 0.4. What is n dash? That is 500. So how much it is going to be? It is coming out to be how much? That is going to be 200 Newton. So that is the limiting value. पर अगर आप यहाँ पे गौर फरमाओगे, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, तो यार ये बच्चों किस एक्सेलेरेशन से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना मास है? 50 kg। अब अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, तो कौन सी फोर्स इसको मजबूर कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने के लिए? वो कौन सी है? दैट इज फ्रिक्शन ओनली। तो अगर मैं देखूं इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल टू ma, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। व्हाट इज F? दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज मास? दैट इज 50। व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज 2। सो हाउ मच इज द वैल्यू? दैट इज 100 न्यूटन। यस, एग्जैक्टली। So the 100 Newton amount of force is required in order to move this man of mass 50 kg with an acceleration of 2 meter per second square. What is the limiting value? Limiting value is 200 Newton. तो अब आप बताइए आंसर क्या होगा? Whether it is going to be 100 Newton or it is going to be 200 Newton. So the clear answer is it is going to be 100 Newton. Now what exactly is the reason? The reason is that static friction, right? Static friction is self-adjusting in nature. Self-adjusting in nature. ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है, इसलिए वो क्या करेगी? खुद को एडजस्ट कर लेगी कितनी वैल्यू पे? 100 न्यूटन की वैल्यू पे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे 200 न्यूटन फोर्स लग गई तो क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होगा। अगेन इस चीज को एक क्वेश्चन की फॉर्म में समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि बताओ भैया, इस सरफेस के ऊपर जहां पे ये व्यक्ति भाग रहा है, वहां पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी गेन की जा सकती है? अब हमें एक चीज पता है बच्चों कि यहां पे इस व्यक्ति को चलाने के लिए एकमात्र जो फोर्स है दैट इज गोइंग टू बी फ्रिक्शन ओनली, और कोई भी फोर्स इसको चलाने में मदद नहीं कर रही है, ठीक है। और वो कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? दैट इज 200 न्यूटन, और उसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग, ठीक है। मास कितना है? 50 kg। तो एक्सेलेरेशन कितनी आएगी यार? एक्सेलेरेशन इज गोइंग टू बी 200 divided by 50, so it is coming out to be 4 meter per second square. अब बात समझ आई? अगर ये आदमी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भाग रहा था तो कितनी फोर्स चाहिए थी? 100 न्यूटन की। पर अगर इसने अपनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से भागना है तो इसको कौन सी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि दिस इज द फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल और दैट इज हेल्पिंग दिस मैन इन वॉकिंग, ठीक है। चलने में, दौड़ने में यही फोर्स जो है वो उसकी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये आदमी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लेट्स सपोज ये आदमी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन अचीव करना चाहता है इन पैरामीटर्स के साथ, इज इट पॉसिबल? जोर से मन में चला दो, मेरे पास आंसर पहुंच जाएगा। सो आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा अगर ऐसा करने की कोशिश करेगा? ये गिर जाएगा, वहीं पे लोटपोट हो जाएगा। अब यही रीजन है बच्चों, जितने भी प्लेयर्स होते हैं, आप देखोगे विराट कोहली के शूज की तरफ जिस दिन कैमरा ध्यान से देखना, वहां पे शूज के नीचे ना, ऐसे शूज के नीचे
ऐसे स्पाइक्स दिए होते हैं यहाँ पे ऐसे, जितने भी एथलीट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप फुटबॉल की बात करोगे तो आपके शूज स्पेशली डिजाइंड होते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्रिकेट में भी ऐसे यहाँ पे स्पाइक्स होते हैं। इनफैक्ट अगर आप एथलीट हो, रनिंग करते हो, तो वहां पे तो भी आपको ऐसे स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्या रीजन होता है, हम लेमन लैंग्वेज के अंदर कह देते हैं कि ग्रिप बनती है। वो बच्चों ग्रिप मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ा रही है। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी कहते हैं कि देखो भाई, तुम चिंता मत करो, तुम अपने स्टेमिना के हिसाब से जितनी भी एक्सेलेरेशन गेन करना चाहते हो मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। तो हमने स्पाइक्स दे दिए। अब तुम ये नहीं कह सकते, उसेन बोल्ट ये नहीं कह सकता यार कि मैं तो 9.56 मीटर मतलब सेकंड्स में 100 मीटर क्या, मैं तो 8 सेकंड में भी दौड़ जाता, पर तुम्हारे जूते काम के नहीं है। नहीं, उन्होंने बोला कि भाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन तुम्हें दे दिए, अब जो तुम करना चाहते हो तुम करो। तुम दौड़ना चाहते हो, तुम 1 सेकंड में भागना चाहते हो, भाग जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करूंगा आपको बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर और छोटी छोटी बातों के बारे में पता चला होगा। इन चीज़ों को आपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम फ्रिक्शन को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लेके जाएंगे। हाँ, किसके ऊपर? इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। और उसके ऊपर भी हम चीज़ों को सॉल्व करके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएंगे। एंड फाइनली उसके बाद हम NSEGS के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डील करेंगे। ठीक है, वो इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो सही डायरेक्शन में। अगर यार आपने देखना हो ना कभी भी कि आपकी प्रेपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही, तो आप बच्चों हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर कीजिए, वहां से आपको आइडिया चलता है। तो बच्चों भूलना मत, हम किस किस दिन आते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे? वेंसडे एंड सैटरडे। तो चलिए बच्चों चलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।